हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को। इस पूरे चैप्टर को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की और भी क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, ठीक है, और कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित 9 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको मान्यता दी है। यानी कि जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार 8 हैं और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 9 है। 9वां कौन सा है? छऊ है। इसे कहीं कहीं पर सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है, ठीक है। ये अभी पूरी तरह से क्लासिकल डांस में नहीं आया। देख लेते हैं आगे कौन कौन से हैं। पहला है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिय, मणिपुरी, ओडिसी और नवा है हमारा छऊ, ठीक है। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे और ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। तो हम इसे याद कैसे करेंगे ताकि हमें याद रहे? देखिए, इसकी ट्रिक है तुम मिले भरत। क्या है? तुम मिले भरत। तुम से हम याद रखेंगे तमिलनाडु और भरत से भरतनाट्यम, ठीक है। तो तुम मिले भरत से हम याद रखेंगे तमिलनाडु जो है वो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बारे में और सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों और देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से। किससे है? सादिर से। और सादिर क्या था? जो मंदिर में तमिलनाडु के मंदिरों में जो नर्तक होते थे, देवदासियां होती थी, उनके द्वारा जो परफॉर्म किया जाता था उसे सादिर कहते हैं। इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि दासी अट्टम किसे कहा जाता है, किसका दूसरा नाम है, तो हम याद रखेंगे कि भरतनाट्यम का ही नाम है, ठीक है। इसमें अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली और थिल्लन आदि अवयव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली, थिल्लन, ये सारे। अब इनको हम एक एक करके समझ लें। देखिए, अलारिप्पू वो होता है जब डांस स्टार्ट होता है, यानी जो क्लासिकल डांस या भरतनाट्यम स्टार्ट किया जाता है तो उसका शुरुआती पार्ट होता है, यानी आवाहन होता है। इसमें ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। और जाति स्वरम ये होता है, इसमें जो पूरा डांस होता है, जो हरकतें होती हैं, जो मुद्राएं होती हैं डांस करने की, ये सारी इसमें जाति स्वरम में शामिल की जाती है। फिर तीसरा होता है शब्दम। शब्दम में क्या होता है? जो बताया जा रहा, जो शब्द कहे जा रहे, जो कहानी है या जो नाटक के माध्यम से, डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा, वो होता है। इसमें ईश्वर की प्रशंसा की जाती है, उनकी कथा सुनाई जाती। फिर अगला है वर्णम। वर्णम में क्या होता है? जैसे ताल है, राग है, इसके साथ तालमेल बिठाया जाता है। नृत्य और भावनाओं का एक संयोजन होता है, हम इस तरह से कह सकते हैं। फिर अगला होता है पदम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये पूरे जो भरतनाट्यम डांस का सबसे मजबूत पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो संगीत है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है और नृत्य भावनात्मक हो जाता है, ठीक है। भावनात्मक हो जाता है, एक तरह से कहेंगे आध्यात्मिक संदेश देता है। इस पार्ट में जो है आध्यात्मिक संदेश दिया जाता है, ठीक है। अगला है जवाली। जवाली क्या है? तीव्र गति में हो जाता है। जैसे हमने पदम देखा अभी पीछे, उसमें संगीत हल्का हो जाता है, वो धीमे हो जाता है। जवाली में क्या होता है? जो डांस है वो तीव्र गति का हो जाता है। इसे एक तरह से लघु प्रेम गीत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है थिल्लन। थिल्लन क्या होता है? सबसे लास्ट के पार्ट को थिल्लन कहते हैं, जहाँ पर समापन हो रहा है। जो डांस है भरतनाट्यम है उसका जब समापन किया जाता है, जो समापन पार्ट जो होता है उसे थिल्लन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अपना दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ये है आंध्र प्रदेश का। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी। क्या याद रखेंगे? अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी। इससे याद हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी, ठीक है। एक दो बार जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य और तांडव दोनों ही तत्व विद्यमान होते हैं। देखिए, लास्य और तांडव दोनों तत्व विद्यमान। तांडव आपको पता है क्रोध का प्रतीक होता है, जब क्रोध में होते तो तांडव होता है, और लास्य जो है वो भावनात्मक होता है ना, प्रेम का प्रतीक होता है डांस, ठीक है। तो इसमें लास्य और तांडव के दोनों ही के तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जिनमें कुछ हैं जैसे मंडूक शब्दम, तरंगम,
जल चित्र नृत्यम। अब एक एक करके समझ लेते हैं इनको। देखिए मंडूक शब्दम में क्या होता है, इसमें एक मेढक की कहानी सुनाई जाती है। जो मेढक की कहानी होती है वो मंडूक शब्दम में आती है। फिर अगला है हमारा तरंगम। तरंगम में क्या होता है, जो डांस कर रहा होता है, जो नर्तक होता है, वो एक पीतल की तस्तरी के किनारे से को पाँव पर रख करके और अपने सर पर जो जल पात्र होते हैं या फिर दियों का सेट होता है उनको रख करके डांस करते हैं, तो उसे हम तरंगम कहते हैं। ठीक। फिर अगला है जल चित्र नृत्यम। इसमें क्या होता है, जो नर्तक होता है वो अपने पैर के अंगूठों से जो जहाँ पर डांस कर रहा होता है वहाँ की सतह पर चित्र बनाते हैं, जो डांसर होता है वो बनाता है। ठीक। अगला है हमारा कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है करेले की कथा। ठीक है, करेले की कथा, करेले से हम याद करेंगे केरल, कथा से कथकली। ठीक है, करेले की कथा, कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, आकाश तत्व का प्रतीक होता है। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन होता है। किसके द्वारा आमतौर पर किया जाता है, पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग पात्रों के चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग किया जाए। ये यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं ना, ये देखिए जो इमेज है इसमें आप चेहरे पर देखेंगे श्रृंगार किया गया ना, कलर लगाए गए हैं। अब इनमें कौन कौन से कलर होते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे आप इमेज में ये हरा रंग बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चेहरे पे हरा रंग। तो हरा रंग जो होता है कुलीनता, देवत्व और सद्गुण को इंगित करता है। किसको इंगित करता है, कुलीनता को, देवत्व को और सद्गुण को। फिर नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करते हैं। जो नाक के बगल में लाल धब्बे होते हैं वो राजसी गौरव को इंगित करते हैं। फिर अगला है हमारा काला रंग। काला रंग किसको इंगित करता है, जो यहाँ पे आँख के पास काला रंग होता है वो बुराई और दुष्टता को इंगित करता है। फिर पीला रंग जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ आपको, ये पीला रंग होता है संतों और महिलाओं के लिए होता है। और पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई को इंगित करता है। किसको इंगित करता है, बुराई को इंगित करता है। बुराई को काला रंग भी इंगित करता है, बुराई और दुष्टता को। और पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा भी बुराई को इंगित करता है। फिर सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। ये यहाँ पे देखिए ना, सफ़ेद दाढ़ी के आकार का बताया गया। तो ये किसे इंगित करता है, उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का है। क्या है, केरल का है। तो इसको हम कैसे याद करें, केरल राज्य मन मोह लेता है। देखिए जब आप केरल में जाते हैं ना, वहाँ पे आप देखिए जो प्राकृतिक चीज़ें हैं कितनी अच्छी हैं ना। प्रकृति बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जब कोई जाता है तो उसका मन मोह लेता है। तो इससे याद रखेंगे केरल राज्य मन मोह लेता है। मोहने से याद रखेंगे मोहिनी अट्टम। ठीक, कहाँ का है, केरल का। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। किसका होता है, मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। इसमें समानता विष्णु के स्त्रैण नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन, जो विष्णु ने स्त्री रूप लिया था उसके स्त्रैण रूप का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त करता है, वायु तत्व को। मोहिनी अट्टम के गायन में लास्य पहलू का प्रभुत्व होता है, यानी ये कोमलता का प्रतीक होता है, लास्य पहलू का प्रभुत्व होता है। इसमें कथकली के उत्साह के साथ साथ भरतनाट्यम का लालित्य और कोमलता दोनों देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें कथकली की तरह जो उत्साह होता है वो भी इस नृत्य में होता है, यानी कि मोहिनी अट्टम में। और भरतनाट्यम की तरह लालित्य और कोमलता भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जैसे कुछ ज़िले हैं, जैसे कानपुर हो गया या बनारस हो गया। पान बहुत फेमस है ना बनारस का। खैर कानपुर तो खैर गुटखे के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन पान के लिए बनारस जाना जाता है। अब बनारस से आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो कैसे याद रखेंगे, पान का कत्था, कत्था से कथक। और पान जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेमस है, तो कैसे याद रखेंगे, पान का कत्था, यानी कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें हैं। इस नृत्य को जटिल पद चालनों तथा चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है, जटिल पद चालनों तथा चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है। कथक की जुगलबंदी आमतौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। किसके साथ होती है, ध्रुपद संगीत के साथ होती है। इसके कई घटक होते हैं, कौन कौन से, आनंद, ठाट, तोड़े तथा टुकड़े, जुगलबंदी, पठन, तराना, क्रमालय, गतभाव। कौन कौन से होते हैं, आनंद, ठाट, तोड़े या टुकड़े, जुगलबंदी, पठन, तराना, क्रमालय, गतभाव। इन सबको एक एक करके देखिए। आनंद में क्या होता है, इसमें परिचय दिया जाता है, यानी
जो नर्तक होता है, जो डांसर होता है, जब मंच पर प्रवेश करता है, अपना परिचय देता है, तो उस भाग को हम आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद। फिर अगला है हमारा ठाट। ठाट में क्या होता है? हल्की-हल्की क्रियाएँ होती हैं, यानी हल्का-हल्का डांस होता है, अलग-अलग प्रकार की हरकतें की जाती हैं, तो उसे हम ठाट कहते हैं। तोड़े या टुकड़े में जो होता है वो डांस होता है, तीव्र गति का हो जाता है। तीव्र गति के छोटे-छोटे अंश होते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है और छोटे-छोटे अंग होते हैं, ठीक है? फिर अगला है जुगलबंदी। जुगलबंदी में क्या होता है? जो तबला वादक होता है और जो डांसर होता है, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा टाइप की होती है, प्रतिस्पर्धात्मक खेल जैसे चलता है, उसे जुगलबंदी कहते हैं। फिर अगला है पठन। पठन में क्या होता है? जो डांसर होता है, जो जटिल शब्द हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उनको समझाता है डांस के माध्यम से, यानी जो कथा है, कहानी, उसके जो जटिल शब्द हैं, उनको नर्तक जो है डांस के माध्यम से समझाता है। उस पार्ट को पठन कहते हैं, ठीक है? फिर अगला है तराना। तराना थिल्लन के समान ही होता है, जो समापन से पहले लयात्मक तौर पर किया जाता है ना, जैसे थिल्लन हमने देखा था, एकदम लास्ट पार्ट था भरतनाट्यम में। इसमें जो तराना है थिल्लन की तरह ही होता है, लेकिन ये एकदम लास्ट नहीं होता, लास्ट से पहले का होता है, नहीं सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, ठीक है? वो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं कि तराना है, ठीक है? फिर अगला है क्रमालय। क्रमालय जो होता है ये समापनकारी होता है। इसमें क्या होता है? क्रमालय जो है वो समापनकारी होता है। इसमें जटिल और तीव्र पद चालन का समावेश होता है। फिर अगला है हमारा गत भाव। ये किसी बिना गायन के किया जाता है। यहाँ पर कोई गीत नहीं होता है, सिर्फ डांसर होता है, वो डांस करता है। इसमें क्या होता है? जो पौराणिक कथाएँ जो कही गई हैं ना, उनके जो व्याख्यान वगैरह हैं, उनको रेखांकित किया जाता है, ठीक है? तो इसे ही गत भाव कहते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ठीक है? क्या है? सत्रिया। सत्रिया असम का है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सत्रिया को अगर हम तोड़ें तो क्या बन रहा है? 7 और 3 सत्रिया। और 7 और 3 मिलाकर कितने होते हैं? 10। 10 क्या होता है? 10। और 10 क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम। जैसे हम कहते हैं ना सम संख्या विषम संख्या, तो 10 क्या होता है? सम होता है। तो हम इसी तरह से याद करेंगे। सत्रिया यानी 7 और 3 10। 10 जो होते हैं सम होते हैं, और सम यानी असम, ठीक है? सम, असम में लास्ट में सम आ रहा, तो हम इसी तरह से याद रखेंगे। सत्रिया जो है वो असम का है, ठीक है? इसमें क्या होता है? भगवान विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। किसकी कहानियों का? भगवान विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः ओजपाली और देवदासी का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? ओजपाली और देवदासी का। अपने दैनिक अनुष्ठान, यहाँ तक कि त्योहारों पर भी भूकोत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा इसे किया जाता है। किसके द्वारा? भूकोत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि भूकोत किसे कहते हैं, तो ये पुरुष भिक्षु होते हैं, उनके द्वारा जो सत्रिया क्लासिकल डांस है वो परफॉर्म किया जाता है असम में, ठीक है? अगला है हमारा अंकिया नाट। सत्रिया का एक प्रकार है। जो अंकिया नाट होता है ये भी सत्रिया का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है? संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, जिसे ब्रजावाली भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? ब्रजावाली भी कहते हैं। असमिया और मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है अंकिया नाट। ये सत्रिया का ही एक पार्ट होता है। इसी तरह का एक और रूप भवना है, जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित, यानी इसी का एक पार्ट है भवना, जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा मणिपुरी। मणिपुर का ये कहाँ का है? मणिपुर का। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। इसे जैसे आप देखेंगे ना मणिपुरी, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ये मणिपुर का है, ठीक है? इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित होते हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है, यानी इसमें लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन बल किस पर दिया जाता है, यानी प्राथमिकता किसकी होती है? तो ये होती है लास्य की। नागबंद मुद्रा, जिसमें 8 के आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, मणिपुरी नृत्य में महत्वपूर्ण मुद्रा है, ठीक है? 8 के आकार की जो मुद्रा बनाई जाती है शरीर में, यानी जिसे नागबंद मुद्रा कहते हैं, ये मणिपुरी नृत्य में महत्वपूर्ण मुद्रा है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा सबसे लास्ट ओडिसी। उड़ीसी भी को भी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। जैसे आप देखेंगे उड़ीसी, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि ये उड़ीसा का है, ठीक है? फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती। कहाँ की? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, वहाँ से इसके जो ओडिसी नृत्य के हैं कुछ उदाहरण मिलते हैं। फिर नाट्य शास्त्र के ओद्रा नृत्य में इस नृत्य को रूप में मान्यता मिली। कहाँ पर मिली? नाट्य शास्त्र के ओद्रा नृत्य से, ठीक है?
फिर मुख्य रूप से महारी जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महारी लोगों के द्वारा। महारी जो है वो एक जनजाति है जो उड़ीसा में रहती है, उसके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर सबसे लास्ट है हमारा छऊ नृत्य। छऊ को देख लेते हैं। छऊ शब्द छाया से निकला, जिसका अर्थ होता है परछाई या मुखौटा। ठीक है, एक प्रकार का ये मुखौटा नृत्य है, इसका अर्थ होता है परछाई, छाया का। ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 जगह भी होता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है उसे सरायकेला कहते हैं, और जो उड़ीसा में होता है उसे मयूरभंज कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूरभंज। ठीक, यहाँ पे मयूरभंज। फिर पश्चिम बंगाल में पुरुलिया होता है। पुरुलिया छऊ पर जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और जो छऊ नृत्य है इसे 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया था। ठीक है, इसे पूरी तरह से भी क्लासिकल डांस नहीं कहा जा सकता है, इसे सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।